हाय, आई एम नसीम, एमएससी अप्लाइड फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। आज मैं आपको सी लैंग्वेज सिखाऊंगा, उसकी बेसिक, जिसको सीख कर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। अच्छा, ये मेरा कंटेंट है जिसमें व्हाट इज सी गेटिंग स्टार्टेड विद सी, द फर्स्ट सी प्रोग्राम। इसमें एंड में हम एक प्रोग्राम बना के देखेंगे किस तरीके से कंपाइलर पर प्रोग्राम बनता है और किस तरीके से उसको कंपाइल करते हैं, एरर किस तरह से हम उसको चेक करते हैं और उसको रन करते हैं। ये सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेवलप हुई है AT&T's लेबॉर्ट्री में, यूएसए में मौजूद है। 1972 में इन्वेंट हुई है और इसको इन्वेंट किया है डेनिस रिची ने। ये वही लेबॉर्ट्री है जहाँ पर ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ था 1947 में। और इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्वेंशन जो है इस लेबॉर्ट्री से जुड़ी हुई है। अच्छा, जिस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में हम देखते हैं अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं तो वर्ड्स बनता है, बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं तो सेंटेंसेस बनते हैं, देन पैराग्राफ बनते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस मिलकर। इसी तरीके से अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल की, स्पेशल सिंबल जो है उनसे हम कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स बनाते हैं और इन्हीं से मिलकर इंस्ट्रक्शन बनती हैं और बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जमा हो जाए तो एक प्रोग्राम की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। प्रोग्राम इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये डेफिनेशन है प्रोग्राम की। अच्छा, सी कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं? कैरेक्टर सेट्स जो हैं अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर जेड तक, डिजिट 0 से लेकर 9 तक। स्पेशल सिंबल आपको नज़र आ रहे हैं, ब्रेसेस हैं, परसेंट है, एंड है, एट द रेट है। उसके अलावा आपको जो नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर कीबोर्ड के जितने भी आप स्पेशल सिंबल्स देखते हैं वो आपके कीबोर्ड पर ही मौजूद हैं। अच्छा, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स। कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है? वेरिएबल हम उस एंटिटी को कहते हैं जिसको चेंज किया जा सके दौरान प्रोग्राम। जैसे कि एक्स है, एक्स की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। जब हम सी लैंग्वेज में कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उस वक्त उसको एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो जाती है। जैसे कि ये टेबल को आप समझ लें कि इसमें 9 बॉक्सेस हैं, ये समझ लें कि 9 मेमोरी लोकेशन है किसी मेमोरी में। उसमें से एक मेमोरी लोकेशन एक्स को एलोकेट हो गई। एक्स में अगर आप 3 मूव करते हैं तो 3 इस लोकेशन पे चला जाएगा, 5 मूव करते हैं तो 5 इस लोकेशन पर चला जाएगा। तो एक्स की वैल्यू चेंज हो गई है, मतलब दौरान प्रोग्राम आप चेंज कर सकते हो, लेकिन 3 एक कांस्टेंट है, 5 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ हम मैथमेटिक्स में ही पढ़ते हैं तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सी कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कांस्टेंट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में आज इस वीडियोस में हम देखेंगे, और सेकेंडरी कांस्टेंट हम आने वाली वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर आप सभी जानते हैं, जैसे +-1 है, 2, 3, 4, इस तरह से ये इंटीजर कहलाते हैं। इसी तरह रियल कांस्टेंट होते हैं जिनमें एक्सपोनेंशियल वैल्यूज भी होती हैं और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी होते हैं। इसी तरह कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं, A, B, C, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इनको हम देखेंगे किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा, अगर हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं सी लैंग्वेज में इंटीजर कांस्टेंट को, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे कि जब आप किसी इंटीजर कांस्टेंट को बनाने जा रहे हैं तो कम से कम एक डिजिट होना चाहिए, जैसे कि 1, एटलीस्ट 1 डिजिट तो आप लेंगे जब कोई इंटीजर आप डिक्लेयर करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज में। और इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। 2 हम लिख सकते हैं, लेकिन 2.0 लिखेंगे, 2.5 लिखेंगे तो एरर दे देगा कंपाइलर। इसी तरीके से वो पॉजिटिव भी हो सकता है कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कोई साइन नहीं लगाएंगे मैथमेटिक्स की तरह तो वो उसको पॉजिटिव मानेगा। अगर इसी तरीके से the allowable range for integer constant is minus 32,668 to 32,767 तक ये इसकी रेंज है। इससे बड़ा या इससे छोटा नंबर आप नहीं ले सकते अगर 16 बिट का टर्बो सी कंपाइलर है, लेकिन अगर 32 बिट का टर्बो सी कंपाइलर है तो इससे बड़ी रेंज भी आप ले सकते हो, इससे बड़ा नंबर भी आप ले सकते हो। ये इसकी एग्जाम्पल है, जैसे कि 426 ये कांस्टेंट है, +782, -8000, -6, -7605 ये इंटीजर कांस्टेंट की एग्जाम्पल है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं रियल कांस्टेंट,
तो उसके क्या रूल्स हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। रियल कांस्टेंट आर ऑफन कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। रियल कांस्टेंट को हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कौन से होते हैं, जैसे 2.5, 6.5। अच्छा, अगर हम लिखेंगे 2.0 तो कंपाइलर उसको भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कंसिडर करेगा। जैसे कि मैंने इंटीजर कांस्टेंट में बताया 2.0 अगर आप लिखेंगे तो वो इंटीजर कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। तो इस बात का आपने ख्याल करना होगा। द रियल कांस्टेंट कुड बी रिटन इन टू फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2.5, 1/2। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2, 10 रेज टू पावर 3, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। अच्छा, कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर आप फ्रैक्शनल फॉर्म बना रहे हैं तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे, जैसे कि 2.5 इस किस्म का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आप लेना चाह रहे हैं सी लैंग्वेज में, तो उसके क्या रूल्स हैं। तो रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। ऑब्वियसली जब आप रियल कांस्टेंट बनाएंगे तो कोई एक डिजिट तो आप जो है उसको कंसिडर करोगे, जैसे 2 या 2.5 या 22.5, इसमें तो एक से ज़्यादा डिजिट हैं। अच्छा, इट मस्ट हैव डेसिमल पॉइंट, इसमें डेसिमल पॉइंट लाजमी होना चाहिए, जैसे कि 2.0 तो पॉइंट हमने लगाया, इसी तरह 2.5 तो इसमें भी पॉइंट आया, डेसिमल पॉइंट होना लाजमी है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैं तेज़ी में बोल रहा हूँ, लेकिन जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उस वक्त आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर मैं तेज़ जा रहा हूँ तो आप इसको पॉज कर सकते हैं और ये जो मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं बआसानी। तीसरा पॉइंट क्या है, इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है नंबर, -2.5 +2.5 कुछ भी हो सकता है। डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव, अगर आप कोई साइन नहीं लगाते तो वो पॉजिटिव कंसिडर करेगा कंपाइलर। नो कॉमास और ब्लैंक आर अलाउड विद इन द रियल कांस्टेंट। 2,5 नहीं लिख सकते, ठीक है, 2 स्पेस 5 नहीं लिख सकते, 2.5 लिखेंगे, ब्लैंक एंड कॉमा अलाउ नहीं है। इसी तरीके से ये इसकी एग्जाम्पल है रियल कांस्टेंट की। इसमें एक्सपोनेंशियल नंबर आपको नजर नहीं आएंगे, ये आप देख सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं रियल कांस्टेंट, लेकिन कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू आप इनपुट लेना चाहते हैं या उसको जो है असाइन करना चाहते हैं किसी वेरिएबल को एक्सपोनेंशियल वैल्यू, तो रियल कांस्टेंट अगर आप अगर आप जो है रियल कांस्टेंट बनाना चाहते हैं और उसके अंदर कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू आप इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। अच्छा, इससे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं, इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन द रियल कांस्टेंट इज प्रेजेंटेड इन 2 पार्ट्स। अच्छा, कोई भी रियल कांस्टेंट है जब हम उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखते हैं तो 2 हिस्सों में हम उसको तकसीम करते हैं। The part appearing before the e is called mantissa and there is the part following the e is called exponent. e के बाद जो भी नंबर आता है वो एक्सपोनेंट कहलाता है और e से पहले जो नंबर होता है उसको कहते हैं मैंटिसा। जैसे कि यहाँ पर 3.4 है e से पहले, तो ये मैंटिसा कहलाएगा और 38 जो है ये एक्सपोनेंट कहलाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैलकुलेटर में, 3.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 38। पहला रूल क्या है, मैंटिसा पार्ट एंड एक्सपोनेंशियल पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाय द ई। यानी कि मैंटिसा पार्ट और एक्सपोनेंशियल पार्ट को के दरमियान में ई आना लाजमी। अच्छा, द सेकंड पॉइंट क्या है, द मैंटिसा पार्ट में हैव द पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंटिसा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, -3.4 ई 38 हो सकता है, +3.4 ई 38 हो सकता है। डिफॉल्ट साइन ऑफ मैंटिसा पार्ट इज पॉजिटिव, ये आप सब जानते हैं। द एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। एक्सपोनेंट इसको भी डिस्कस करना इतना ज़रूरी नहीं है, ये नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप प्रोग्रामिंग कर लेंगे। ठीक है, इसकी रेंज क्या है, -3.4 एक्सपोनेंट 38 टू 3.4 एक्सपोनेंट 38 तक आप जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी रेंज है, तो नॉर्मली हम इससे बाहर जाते भी नहीं। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल है, 3.4 एक्सपोनेंट -5, 4.1 एक्सपोनेंट 8, और नीचे भी आपको दी हुई है। इस किस्म के आपको नजर आएंगे ये रियल कांस्टेंट लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी तरीके से रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द कैरेक्टर कांस्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि कैरेक्टर कांस्टेंट कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट इनपुट लेना चाहते हैं या असाइन करना चाहते हैं किसी वेरिएबल को, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फाबेट, सिंगल डिजिट, सिंगल स्पेशल सिंबल एनक्लोज विद इन अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। कीबोर्ड में जितने भी आप बटन देख रहे हैं उसके ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखते हैं तो वो एक कैरेक्टर बन जाएगा। वो ए भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, @ भी हो सकता है, मतलब वो कोई भी सिंबल हो सकता है कीबोर्ड में आप जो देख रहे हैं। तो
मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर का कांस्टेंट कैन बी 1 कैरेक्टर, यानी कि एक आप मैक्सिमम लेंथ 1 ही ले सकते हैं, मतलब कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर आप सिर्फ एक ही कैरेक्टर ले सकते हैं। ये एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से हम इसको लिखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट को इन्वर्टेड कॉमा में। ये हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम में तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। वेरिएबल नेम्स आर नेम गिवन टू द लोकेशन इन द मेमोरी, दीज लोकेशन कैन कंटेन द इंटीजर, रियल और कैरेक्टर कांस्टेंट। वेरिएबल के अंदर आप ये तीनों चीज़ें मूव करवा सकते हैं, इंटीजर, रियल और कैरेक्टर कांस्टेंट। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वेरिएबल जब बनाते हैं तो मेमोरी लोकेशन में उसको एक मेमोरी लोकेशन जो मेमोरी में उसको एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो जाती है। A variable name is any combination of 1 to 31 alphabets। अच्छा, अगर आप कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं x, y, z, नसीम, ठीक है, इसके अलावा आप कोई नाम रख सकते हैं एज ए वेरिएबल, तो 1 से लेके 31 अल्फ़ाबेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इससे बड़ा वेरिएबल का नाम आप नहीं ले सकते। उसमें डिजिट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह करने के लिए नीचे कमेंट कर देना। फिलहाल मैंने जो पढ़ा उसमें मुझे यही लगा कि अलाउ नहीं है। अच्छा, द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। नो कॉमा और ब्लैंक अलाउड, मतलब कॉमा और ब्लैंक आप लगा नहीं सकते वेरिएबल के दरमियान में, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है SI अंडरस्कोर इंटीजर। अंडरस्कोर के बाद स्पेस नहीं लगा सकते, कॉमा नहीं लगा सकते, दरमियान में कहीं पे भी स्पेस और कॉमा आप नहीं लगा सकते। तो इसको लिखने का तरीका यही है, जैसे ग्रॉस अंडरस्कोर SAL, नसीम अंडरस्कोर SAL, एक्स अंडरस्कोर वाई, कुछ भी इस तरह से वेरिएबल आप ले सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग करते रहेंगे आप, एरर आते रहेंगे तो आप चीज़ों को सीखते रहेंगे, इस तरह भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ अलाउ है और क्या चीज़ नहीं है। एक चीज़ और जो इसके अंदर मेंशन है कि कुछ कंपाइलर ऐसे हैं जो अप टू 247 कैरेक्टर भी अलाउ कर, सॉरी, लेंथ कुड बी अप टू 247 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे भी कंपाइलर हैं जो वेरिएबल नेम जो है वो 1 से लेके 31 के बजाय जो है अप टू 247 अलाउ करते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सी वेरिएबल। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ वेरिएबल स्टेटमेंट, जैसे कि अच्छा, अगर आप किसी भी वेरिएबल को जब प्रोग्राम बनाते वक्त कोई वेरिएबल आपके जहन में कि मुझे वेरिएबल एक्स लेना है या वाई लेना है, तो आपको प्रोग्राम के शुरू में ये मेंशन करना होगा कि उस वेरिएबल में आप वैल्यू क्या मूव करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक्स के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू मूव करवाना चाह रहा हूँ तो मुझे INT लिखकर उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। एक से ज़्यादा वेरिएबल में यूज़ कर रहा हूँ, अगर उसके अंदर इंटीजर में मूव करवाना चाह रहा हूँ तो कॉमा लगा के दूसरा वेरिएबल भी मैं उसके अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ। जैसे ये 2 वेरिएबल मैंने लिए हैं और इनके अंदर जो वैल्यू मूव होंगी वो कोई इंटीजर होंगी। इसी तरह ये एक वेरिएबल मैंने लिया है और इसके अंदर जो वैल्यू मूव करवाऊंगा मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा 2.5, जैसे कि इसी तरीके से ये कोड के नाम से मैंने एक और वेरिएबल लिया है, उसके अंदर मैं जो मूव करवाऊंगा, सॉरी, मैं जो मूव करवाऊंगा वो कोई कैरेक्टर होगा, यानी कि मुझे शुरू में इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा कि वेरिएबल के अंदर मैं क्या चीज़ मूव करवाऊंगा। वो कोई इंटीजर होगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, वो कोई कैरेक्टर होगा। अच्छा, सी कीवर्ड, देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन द सी। ये सब आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये तमाम कीवर्ड हम प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज़ करेंगे और साथ साथ हम जानेंगे कि इसका क्या मतलब है। जैसे कि केस है, कैरेक्टर है, अच्छा CHAR, उसको चार आप पढ़ सकते हैं, डू है, एफ है, गो टू है, ये स्पेशल कीवर्ड है। इस नाम से आप कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ये डेडिकेटेड है ये नाम कीवर्ड्स के लिए, ठीक है। ये हम यूज़ करेंगे आगे, आप जानेंगे इसके बारे में कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो कीवर्ड्स हैं इनकी जो स्पेलिंग है आपने यही रखनी है, ठीक है। कैरेक्टर के लिए आप CHAR ही लिखेंगे, ठीक है, तो ये फिक्स है। इसी तरीके से हम
फर्स्ट सी प्रोग्राम देखते हैं। अभी मैं इसको कंपाइलर पे भी आपको बना के दिखाऊंगा। ऑल स्टेटमेंट्स आर एंटर्ड इन अ स्मॉल केस लेटर। अच्छा, सी लैंग्वेज जो है ना केस सेंसिटिव है। इसका मतलब ये है हम ऐसा नहीं कर सकते कि कभी कैपिटल लिखें और कभी जो है हम इसको स्मॉल लेटर में लिखना शुरू कर दें। ये केस सेंसिटिव है, तो हम स्मॉल लेटर में कोशिश करें कि इसको पूरा लिखें। Every C statement must end with a सेमीकोलन। तो कोई भी स्टेटमेंट आपकी एंड होगी वो सेमीकोलन पे एंड होगी। सेमीकोलन लगाना लाजमी है और ये आपको बताएगा कि ये आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी स्टार्ट होने जा रही है। Does सेमीकोलन एक्ट एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहलाता है। ठीक है, वो फिल्म टर्मिनेटर आपने देखी होगी, ये वो टर्मिनेटर नहीं है बिल्कुल भी। तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यहाँ आपका जुमला मुकम्मल हो गया। तो फर्स्ट सी प्रोग्राम, अच्छा फर्स्ट सी प्रोग्राम जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है इसको हम किस तरह से बनाएंगे। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h है। इसको हम इस तरह भी पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच का मतलब होता है ये कोई हेडर फाइल है। ठीक है, इससे हम बहुत सारे ऐसे फंक्शन यूज करते हैं जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम स्टैंडर्ड आईओ को इंक्लूड करें। इसी तरह कंसोल आईओ जो कंसोल इनपुट आउटपुट है इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये दो स्टेटमेंट ऐसी हैं कि आप इन दोनों की डेफिनेशन गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि ये हम किस वजह से हम यूज़ करते हैं। मतलब हमें इन दोनों हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना लाजमी। इन दोनों की डेफिनेशन आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना। और वॉइड मेन वॉइड मुख्तलिफ किताबों में कहीं पे मेन लिखा हुआ था ओनली, कहीं पे वॉइड मेन वॉइड लिखा होता है। मुख्तलिफ कंपाइलर में भी कहीं पे मेन लिखा हुआ होता है और आगे दो ब्रेसेस लगे हुए होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। और ये मेन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और लेकिन मैं जो कंपाइलर यूज़ करूँ उसके अंदर वॉइड मेन वॉइड यूज़ करना पड़ेगा आपको। अच्छा, और कर्ली ब्रैकेट से हम अपना मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। उसके नीचे कुछ स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हुई हैं और एंड जो है मेन फंक्शन को कर्ली ब्रैकेट से ही करना होगा। अगर आप ऐसा ना करेंगे तो कंपाइलर एरर दे देगा। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले 3 वेरिएबल लिए। अच्छा, असल में मुझे क्या करना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है और उन दोनों का एडिशन का जो रिजल्ट है वो मुझे तीसरे वेरिएबल में मूव करवाना है। यानी कि मुझे 3 वेरिएबल लेने होंगे, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स और वाई को मैं ऐड करूंगा और आंसर जो है जेड में मूव करवाना है। ये प्रोग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने तीनों में जो है इंटीजर नंबर ही मूव करवाना है। जैसे एक्स में मैंने एक्स को वैल्यू मैंने असाइन की है 10 और वाई को असाइन की है 20। इसका मतलब है ये दोनों इंटीजर वेरिएबल है और हम जानते हैं कि जो रिजल्ट होगा वो भी कोई इंटीजर नंबर होगा, इसीलिए हमने जेड को भी इंटीजर ही कंसीडर किया। इसको इनिशियलाइज इसी तरह करवाना है कि INT इंटीजर है ये तीनों वेरिएबल और कॉमा करके इनको सेपरेट करना है। इस तरह मैंने 3 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कि एक्स में 10 वैल्यू एक्स को असाइन की। 10 जो है कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। 20 मैंने असाइन की वाई को और इन दोनों को फिर मैंने ऐड किया और रिजल्ट जो है वो जेड में स्टोर हो गया। इसका मतलब है 3 मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो गई होंगी जब मैंने इन तीनों को इनिशियलाइज करवाया होगा। अच्छा, प्रिंट एफ एक फंक्शन है और ये हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी किसी भी किस्म की स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए। इसी तरीके से जब हम आउटपुट शो करते हैं तो उसको भी हम प्रिंट करवाते हैं ताकि हम आउटपुट को देख सकें। अब इसके अंदर जो मैंने तरीका अख्तियार किया है प्रिंट एफ, इसके अंदर डबल कोटेशन लगाना लाजमी है। सम इज़ आपकी मर्जी है लिखें या ना लिखें, तो ये प्रिंट होगा सम इज़ आउटपुट स्क्रीन पर। परसेंटेज डी जो है वो हम लगाते हैं जब हम आउटपुट देखना चाहते हैं कोई इंटीजर वैल्यू। इसी तरह इसको हम आगे जाके सीखेंगे। ये डेटा टाइप बताता है। परसेंटेज जी का मतलब ये है कि जो भी हमारा आउटपुट होगा वो कोई इंटीजर होगा। परसेंटेज अगर एफ लगाता हूँ तो उसका मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। परसेंटेज सी लगाता हूँ तो इसका मतलब होगा वो कोई कैरेक्टर होगा। ये लगाना लाजमी है, ये लिखना लाजमी है। कोटेशन क्लोज करने के बाद आप कॉमा लगाएंगे और जिस वेरिएबल में आपका आउटपुट मौजूद है, रिजल्ट मौजूद है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका जो जेड में मौजूद वैल्यू प्रिंट होगी।
गेट सी एच कैरेक्टर सॉरी गेट सी एच जो है उसके साथ दो आप देख रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट लगे हैं स्टार्ट एंड एंड, तो ये इसका मतलब है कोई फंक्शन है। फंक्शन की पहचान ही ये है कि उसके साथ स्मॉल ब्रैकेट लगे होते हैं दो, ठीक है। तो गेट सी एच का मतलब होता है गेट कैरेक्टर। अगर ये स्टेटमेंट में ना लिखूं तो आउटपुट आपको नज़र नहीं आएगा, वो माइक्रो सेकेंड में या उससे भी कम टाइम के लिए आउटपुट दिखाता है, उसको हमारी आंख नहीं देख सकती। जैसे कि हम फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, हमारी आंख जो है वो सेकेंड के 10वें हिस्से से छोटे टाइम को देखना उसके लिए मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। तो उसको देख भी नहीं पाती कि वो चीज़ आके सामने से निकल गई है। यानी कि 1/10 सेकेंड से छोटा अगर टाइम होगा तो उस लम्हे के लिए कोई चीज़ ज़ाहिर होती है तो हम नहीं देख सकते उसको, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम जो है ये प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। ये मैं सी कंपाइलर ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ऐसा कहेंगे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाते हैं, बल्कि वो बना बनाया उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हेलो डॉट सी, ये मैंने उसको ऑन किया, पहले से बना हुआ ये, ठीक है। ये ऑन नहीं हुआ तो मुझे चाहिए कि वो क्लोज कर, सॉरी क्विट करूँ। मुझे चाहिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया। सही है। और न्यू प्रोजेक्ट, न्यू सोर्स फाइल, ओपन प्रोजेक्ट, ओपन सोर्स फाइल। ये एक पहले से बना हुआ प्रोग्राम मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, और इसके अंदर इंक्लूड स्टैंडर्ड आयो और कंसोल आयो ये इंक्लूड करना लाजमी है। ये हेडर फाइल्स हैं। अच्छा, वॉइड मेन वॉइड नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, जस्ट लिखा हुआ वॉइड मेन। आप ये भी लिख सकते हैं, अगर कंपाइल करते वक्त एरर नहीं देगा तो ये भी सही है, आप ये भी लिख सकते हैं। क्लियर स्क्रीन को आप इसी तरह लिखेंगे क्योंकि ये बना बनाया फंक्शन है, इसकी स्पेलिंग यही रहेगी CLRSCR। अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो आप कई मरतबा जब आउटपुट देखेंगे आपका पुराना आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर मौजूद होगा और काफ़ी जो है ना वो मिक्स हो जाएगा आपका, मतलब आपको समझने में मुश्किल होगी। वो पुराना आउटपुट भी मौजूद है, नया आउटपुट उसके नीचे आ जाएगा, स्क्रीन क्लियर करने से ज़्यादा आसानी रहती है। इसी तरह प्रिंट ऐप एक फंक्शन है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम प्रिंट ऐप फंक्शन को यूज़ करते हुए और डबल कोटेशन के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है आउटपुट स्क्रीन पर। बैकस्लैश n क्या करता है कि हम अगर इसको प्रिंट करवा रहे हैं दूसरी मरतबा या हम क्लियर स्क्रीन ना करें और बार बार हम आउटपुट चेक करें तो हेलो वर्ड एक नई लाइन में आपको नजर आएगा। बैकस्लैश n का मतलब होता है न्यू लाइन, इसका मतलब इसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ आएगा वो न्यू लाइन में आएगा। अगर यहाँ पे लिखते हैं बैकस्लैश t तो उसका मतलब होता है टैब। तो वो एक स्टेटमेंट को कंप्लीट होने के बाद जितना स्पेस टैब जनरेट करता है एमएस वर्ड के अंदर उतनी स्पेस जो है वो खाली छोड़ देगा, उसके बाद लिखना शुरू करेगा। इसके नीचे गेट कैरेक्टर ये हम डिस्कस कर चुके हैं, स्क्रीन को लैच करने के लिए, रोकने के लिए इस्तेमाल होता है ये गेट कैरेक्टर। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, उसको कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल करने से हमें पता चलता है कि कोई एरर तो नहीं है हमारे प्रोग्राम में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वार्निंग 00 एरर 00, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट प्रेस एनी की। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। आप कंट्रोल F9 शॉर्ट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रन करेंगे तो देखो हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है, ठीक है। मैं इंटर का बटन दबा रहा हूँ, इसको ख़त्म किया। अगर हम चाहते हैं कि कोई नया प्रोग्राम हम बनाएं, ठीक है, तो मैं एक प्रोग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसमें से कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन होंगी मेरे नए प्रोग्राम में भी। तो मैं यहाँ से न्यू कर रहा हूँ। न्यू करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया उसको पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ लाइनें दोबारा नहीं लिखना पड़े। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे वॉइड मेन वॉइड लिखता हूँ मिसाल के तौर पर, सॉरी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर स्क्रीन रहने देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं वही प्रोग्राम बनाऊंगा जो मैंने आपको सिखाया था अपनी प्रेजेंटेशन में।
सबसे पहले मैं क्या करूँ, इंटीजर डिफाइन करूँ x, y, z स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, x को वैल्यू असाइन करूँगा 15 और y को वैल्यू असाइन करूँगा 20। आंसर अगर मैं सम करता हूँ तो आना चाहिए। इस दफ़ा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y, इस टाइप मैंने लिखा। और फिर मैं चाहता हूँ कि प्रिंट कर दे आउटपुट को। प्रिंट टाइप ये फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। डबल कोटेशन और परसेंटेज डी इसलिए क्योंकि आउटपुट मेरा जेड में और जेड कोई इंटीजर है, तो जेड में मौजूद वैल्यू अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे परसेंटेज डी यहाँ पर लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा द प्रोडक्ट इज, ठीक है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, प्रोडक्ट इज और ये कॉलन, ठीक है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाए। परसेंटेज डी जो है वो इसकी जहाँ पे परसेंटेज डी लिखा हुआ है वहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड में मौजूद वैल्यू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉमा जेड। मतलब कॉमा जेड आउटपुट पे प्रिंट नहीं होगा, परसेंटेज डी की जगह पे जेड की वैल्यू परसेंटेज डी की जगह आ जाएगी। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, देखते हैं प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। अच्छा, कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में। फिर हम क्या करेंगे, इसको रन करके चेक करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट लिया है, यानी कि मैंने दो कांस्टेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया था। वो कौन कौन सी थी, 15 एंड 20। अगर 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 300, और कंप्यूटर आपको यही आंसर, कंपाइलर ये आपको आंसर शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ तो उसका तरीका क्या है, फाइल में जाएंगे, इसको सेव करेंगे, सेव एज कर दें। सेव कर लें की बात है, अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो कुछ भी कर दें। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे नाम देना होगा फाइल को। एक सेकंड में ये देख लूँ कि ये सेव कहाँ होगी। ठीक है, तो मैं बिन में इसको सेव करना चाह रहा हूँ, प्रोजेक्ट में इसको सेव करना चाह रहा हूँ, और इसको नाम में यहाँ पे दूंगा .cpp। ये एक्सटेंशन है, आप .c भी ले सकते हैं, तो ये खुद ही उसको cpp बना देगा या c रखेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप करके देख लेना। अच्छा, मैं इसको नाम देगा हूँ प्रोग्राम 3, prog 3, फिर ओके कर रहा हूँ। तो देखो ये मेरा प्रोग्राम अब सेव हो गया। अगर मैं इसको क्विट भी कर देता हूँ दोबारा, मैं इसको ओपन करके अपने प्रोग्राम को ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको क्विट कर रहा हूँ। क्विट करने के बाद इसको क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा से खोलता हूँ इसको। ठीक है, ओपन प्रोजेक्ट नहीं, ओपन सोर्स फाइल करता हूँ मैं। तो ये प्रोग्राम तो जाएगा प्रोजेक्ट में पड़ा होना चाहिए, प्रोग्राम 3। अभी यहाँ पर नहीं आ रहा, मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, कंपाइलर को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये फाइल जो मैंने पहले बनाई थी वो ऑटो पे यहाँ पे आ गई, लेकिन अगर मैं क्लोज विंडो करता हूँ मिसाल के तौर पर, क्लोज ऑल, और फिर मैं फाइल पे जाता हूँ, ओपन करता हूँ अपनी कोई पुरानी सेव हुई हुई फाइल को, तो उसके लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा। अब देखो मज़ीद अगर मैं पीछे जाता हूँ और मज़ीद पीछे जाता हूँ, देखो बिन में गया दोबारा से, टर्बो C3 के नाम से एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर बिन का एक फ़ोल्डर है। प्रोजेक्ट के अंदर मैं जा रहा हूँ, प्रोग्राम 3 को मैं ओपन कर रहा हूँ जो मैंने अभी फाइल बनाई थी। ठीक है, आप सबको नज़र आ गई। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, क्विट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा बिल्कुल बेसिक एक प्रोग्राम। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि मैन इज़ द कलेक्टिव नेम गिवन टू द सेट ऑफ स्टेटमेंट। कई सारी स्टेटमेंट मिलती हैं, तो कई सारी स्टेटमेंट होती है मेन फंक्शन में। ठीक है, मेन फंक्शन में मज़ीद हम फंक्शन बना सकते हैं, अपने खुद के फंक्शन भी बना सकते हैं। ये चीज़ें हम बाद में देखें, बहुत अहम चीज़ है फंक्शन बनाना। एवरी फंक्शन हैज़ अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस एसोसिएटेड विद इट। जहाँ भी पैरेंथेसिस आपको नजर आएंगे समझ लो वो कोई एक फंक्शन है। द जर्नल फॉर्म ऑफ printf फंक्शन इज printf। जब हम लिखते हैं, अगर हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एज ए आउटपुट जो है हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो ये फॉर्मेट है प्रिंट एफ का, कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि %d f %c लिखना लाजमी है और कॉमा करके उस वेरिएबल
का नाम लिखेंगे यहाँ पे जिसको हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। लेकिन ये तब हम करेंगे जब हम आउटपुट प्रिंट करवाना चाह रहे होंगे, किसी भी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को हम देखना चाह रहे होंगे एज ए आउटपुट। लेकिन जब हम शुरू में प्रिंट एफ करते हैं तो उस वक्त उसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि हम किसी भी स्टेटमेंट को जस्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, डबल कोटेशन लगाते हैं और कोई भी स्टेटमेंट उसमें लिखते हैं, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। वो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आइंदा जो हम सीखेंगे उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है, परसेंटेज एफ जो है वो रियल वैल्यूज़ को प्रिंट करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वो हो सकते हैं। इसी तरह परसेंटेज डी इंटीजर वैल्यू और परसेंटेज सी फैक्टर वैल्यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इसको देखा। वैसे तो बारूकात ये बिल्कुल ही बोरिंग हो जाता है, लेकिन अगर आप सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो बोरियत भी बर्दाश्त हो जाती है।